हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी की स्टडी कंटिन्यू होगी और जैसा कि पिछले वीडियोस पे आपके रिएक्शन से स्पष्ट भी है कि आप लोग हमारे इस उद्देश्य को समझ रहे हैं कि हमें स्टडी करने के सही अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है और हम इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो यह कह रहे हैं कि किस दिन किस विषय पर आधारित टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, यह क्लियर नहीं होने की वजह से मैंने स्पष्ट नहीं किया अभी, तो समस्याएं आ रही हैं। लेकिन यह समस्या तब तक आती ही है जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि विषयों को बांट कर नहीं, विषयों के बीच अंतर संबंध को हमें समझना है। लेकिन फिर भी हम 1 से 2 दिन में यह क्लियर कर देंगे कि किस दिन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आपकी यह समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है ये समसामयिक विषय पर लेकर है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे और मैंने भी जहां तक समझा है कि स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, इसे एक अलग सब्जेक्ट ही बना देते हैं, बल्कि सभी विषयों से बड़ा विषय इसे बना देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें करंट अफेयर्स का अर्थ यह है कि सभी विषयों की वर्तमान प्रेजेंट में क्या स्थिति है यही समझना है हमें। समसामयिक विषयों को जो समझना है जब हमें कंटेम्परेरी इश्यूज को पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करंट से रिलेटेड फैक्ट्स रटना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया है कि फैक्ट्स तो आपके उदाहरण हैं, वो याद हो जाएंगे, आपको उसके प्रति एक समझ रखना है और ये समझ किस प्रकार से विकसित होगी यह हम आज एक टॉपिक लेंगे करंट अफेयर्स का, समसामयिक विषयों का, और उसको समझने के क्रम में ही हम यह समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस प्रकार से डील करने की आवश्यकता है, समसामयिक मुद्दों को किस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है G20। आप लोगों ने पिछले कई दिनों से, बल्कि 10 से 15-20 दिनों में G20 और COP26, ग्लासगो सम्मेलन, रोम समिट, ये शब्द खूब सुने होंगे। और तो इसीलिए आज हमने G20 ग्रुप ऑफ 20 जो समिट हुई है, G20 की समिट अभी रोम इटली में हुई है, तो G20 चर्चा में है। इस समिट में क्या हुआ, इसे समझने के लिए हमें किस अप्रोच की आवश्यकता है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि G20 है क्या। G20 ग्रुप ऑफ 20 20 सदस्यों का समूह, सदस्य देशों का समूह नहीं कहेंगे हम, 20 सदस्यों का समूह। भी यह क्लियर हो जाएगा कि 20 सदस्यों का समूह मैं क्यों कह रहा हूं, ना कि 20 सदस्य देशों का समूह। ग्रुप ऑफ 20 20 सदस्यों का समूह है जिसकी स्थापना G7, पैरेंटल इसका कौन सा ग्रुप है, G7, ग्रुप ऑफ 7, G7 की 1999 में बैठक हुई थी, वहां इसकी न्यू डाली गई G20 की। तो आप देखिए जब आप पढ़ेंगे इसीलिए तो G20, G7, G8, G6 ये सारे टॉपिक इसी के साथ क्लियर हो जाएंगे और इन्हें आपसे अलग अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब हम फैक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो इन चारों को अलग अलग पढ़ते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करते रहते हैं। और बल्कि आज तो हम OECD नाम का एक संगठन भी इसी के साथ साथ में तैयार करने वाले हैं, वो भी तैयार हो जाएगा हमारा G20 के साथ में ही। तो G7 भी क्लियर हो जाएगा आपको, G20 भी क्लियर हो जाएगा। तो अब पैरेंटल जो है तो सबसे पहले हम G7 देखेंगे और G7 की स्थापना में G6 भी, तो G6 भी हम समझ लेंगे क्या है। तो G6, G7, G20 इसका अर्थ यह है कि हम अलग अलग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें इसके लिए देखना होगा ये किन परिस्थितियों को लेकर चल रहे हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, और तब हम समझ पाएंगे। तो इस संपूर्ण इतिहास को, पूरे इतिहास को हम लेंगे कि ये ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 8, ये जितने भी ग्रुप्स हैं सदस्यों के, सदस्य देशों के, ये क्यों और किन उद्देश्यों को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी इतिहास में G6 की बात करेंगे। सबसे जो पहला ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देगा वो G6 दिखाई देगा। और
G6 ये 1975 में 6 देश कौन कौन से, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली और जापान। 1 2 3 4 5 6 ये 6 देश ये 1975 में ग्रुप ऑफ 6 G7 ये न्यू डाल रहे हैं। और ग्रुप ऑफ 6 यहाँ पर आवश्यकता क्यों हुई, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले समझना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो उस समय ऑयल क्राइसिस, तेल संकट हमें दिखाई दे रहा है और इसीलिए इन जो G6 देशों की जो बैठक हो रही है, G6 के जो देश जो आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, उनका आधार है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस अब आप बिल्कुल याद रखें कि ये जितने भी ग्रुप ऑफ हैं, ग्रुप ऑफ 6, 7, 8 या 20, यहाँ पर ये इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक मुद्दे, आर्थिक परिदृश्य ये मुख्य विषय रहने वाला है। तो G6 की पहली बैठक ही ऑयल क्राइसिस को लेके हो रही है और इसी में फिर 1976 में कनाडा को, और इसमें 1976 में कनाडा को आमंत्रित कर लिया गया, इनवाइट कर दिया गया और यही G7 बन गया। तो आपको पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि इसकी स्थापना अब 1975 में हो रही है, 1976 में G7 हो जा रहा है और इसी में 1997 में यूएसएसआर, G7 में जब यूएसएसआर या रसिया, यूएसएसआर कहना ठीक नहीं है, रसिया, क्योंकि अब यूएसएसआर का विघटन हो चुका है और रसिया ये 1997 में, तो ये G8 ग्रुप बन रहा है और 1997 से 2014 तक यह G8 रहेगा और 2014 में फिर से इससे रसिया बाहर कर दिया जाएगा तो G7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस संपूर्ण इतिहास को समझ सकते हैं कि G7 क्या है, G6 क्या है, G8 क्या है। इस पूरी घटनाक्रम को आप जो समझेंगे और यहाँ आप समझेंगे कि क्यों किया जा रहा है। ये जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं इनका आधार है 1975 में ऑयल क्राइसिस दिखाई दे रही है, उसके पहले 1973 के करीब ऑयल क्राइसिस से संपूर्ण विश्व वैश्विक आर्थिक मुद्दा जब कोई होगा तब इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। G6 और G7 कनाडा उसमें शामिल हो रहा है, G8 जब बन रहा है रसिया, तो 1997 यह भी आप देखेंगे एक इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है और इस समय रसिया, यूएसएसआर नहीं बचा है, इसका विघटन हो गया है। अब रसिया भी एक साम्यवादी खेमा का, शीत युद्ध का इस तरीके का देश में, शीत युद्ध से बाहर आ गया मामला, तो अब रसिया को भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि रसिया भी एक बड़ी इकोनॉमी है। तो G8 ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है और 1997 के बाद 1999 में जो G7 की बैठक हो रही है वहां पर आपको G20 और 1999 में G20 की स्थापना दिखाई दे रही है और इस G20 की स्थापना या इसकी G20 की नींव जो डाली जा रही है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि एशियन क्राइसिस उस समय दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं यहाँ आर्थिक संकट हमें दिखाई दे रहे हैं और यही वह दौर है जो कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण जैसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि G6, G7, G8 और G20 का इतिहास कुछ इस प्रकार से रहा, लेकिन अभी G20 की नींव डाली गई। अब हम आगे G20 के जो देश हैं उनको समझ लेते हैं। G20 20 सदस्यों का समूह है जिसमें 19 सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन EU शामिल है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था
यहाँ पर 20 सदस्यों का समूह से कहेंगे, सदस्य देशों का नहीं। सदस्य देश 19 और ईयू खुद में एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वह एक सदस्य समूह है। तो 19 देश, 19 सदस्य देश प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन, और 19 सदस्य देशों में अब हम 8 तो पढ़ चुके हैं G8 में, 8 हम G8 में पढ़ चुके हैं। और वो G8 में कौन कौन से देश हैं? G7 के USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, और रसिया। अब 19 सदस्य देशों में ये 8 सदस्य देश हम पढ़ चुके हैं G8 में ही। इसके बाद अब बचे हुए हमारे कितने? 11 सदस्य देश हैं, इन्हें पढ़ना है। और ये 11 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो अब देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका के 2 देश हो गए, और ये यूरोप के देश हो गए, रसिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है, और जापान एशिया का देश हो गया। अभी यहां हम उत्तरी अमेरिका से एक और देश देखेंगे G20 में, वो है मैक्सिको। मैक्सिको, तो एक उत्तरी अमेरिका से एक और देश हो गया। और यहाँ भी दक्षिणी अमेरिका से यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो G20 में लेकिन हमें दिखाई देगा। और यहाँ G20 में 2 हमें देश दिखाई देंगे दक्षिण अमेरिका से, और वो है ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना, तो आपके 3 सदस्य देश हो गए उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से, ये 2 पहले से ही थे यहां। और इसके बाद अब हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है G20 में, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम एशिया की बात करें तो जापान पहले से ही है। अब हम बात कर लें तो सबसे पहले एशिया में हम इंडिया को ले लेते हैं, क्योंकि भारत भी G20 का सदस्य देश है। और अभी प्रधानमंत्री जी भी गए थे इस समिट को, जो अभी 2021 में रोम समिट हो रही है, यहां पर गए भी थे। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, और स्वाभाविक सी बात है जब एशियन क्राइसिस की बात की जाएगी तो एशिया के और दक्षिण एशिया के कुछ देश लिए जाएंगे। तो इंडिया, इंडोनेशिया, और इंडिया का प्रतिद्वंदी जिसे बहुत बार बार कहा जाता है चाइना। चाइना के अलावा कोरिया, साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के बाद अब यहां सऊदी अरेबिया, टर्की, ये दोनों देश। टर्की हालांकि यूरोप और एशिया दोनों जगह पर, दोनों महाद्वीपों में आता है। इसकी स्पेशल जो लोकेशन है उस पर हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। सऊदी अरेबिया, और टर्की को भी हम यहां लास्ट में लिख लेंगे, टर्की। और अफ्रीकी महाद्वीप से भी एक देश है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अब यह G20 जो है ये संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण विश्व का बात हम करें, ना करें संपूर्ण विश्व की बात, तो सभी महादेशों से, जैसे साउथ अफ्रीका की बात है, एक ही देश यहां से, लेकिन सभी महादेशों से किसी न किसी हिस्से से कोई ना कोई देश शामिल है। इसलिए ये एक वैश्विक संगठन हमें दिखाई देता है, और इसकी बैठक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमारे लिए तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका एक मेंबर है। तो यहाँ G8 के देश हो गए, और 11 या सदस्य देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 या सदस्य देश और G8 के सदस्य देश और EU यूरोपीय यूनियन, तो फिर यूरोपीय यूनियन, और ये आपको G20 के सदस्य देश हैं जिनकी 1999 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम बात करें सेंट्रल बैंक, इनके अधिकारी
ऑफिशियल्स जो हैं वो 1999 में बैठक कर रहे हैं और G20 की नींव पड़ी। और इसकी पेरेंटल हम अगर कहें तो पेरेंटल है G7। पेरेंटल की जब बात करेंगे तो G8 ना होकर हम G7 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि G7 की ही वो बैठक थी जहां इसके नींव रखने की बात की गई थी पहली बार। अब हम देखेंगे कि G20 की जो प्रेजेंट समिट है वो कौन से नंबर की है और G20 की न्यू जब डाली गई तो यहाँ राष्ट्रों के अध्यक्ष G20 सदस्य देश जो भी हैं या सदस्य समूह जो है उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिल रहे थे, बल्कि वहां मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी चीजें जो भी हैं वहां के ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, प्रमुख मिल रहे हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं। और 1999 से 2008 के दौर तक ऐसे ही मीटिंग्स होती रही और लेकिन 2008 फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर था और इस समय आवश्यकता महसूस की गई कि राष्ट्रों के अध्यक्ष मिले और मीटिंग करें और 2008 से ही यहां हम राष्ट्रों के अध्यक्ष मिलते हैं और जिसे G20 समिट के नाम से हम जानते हैं। तो G20 समिट जो है पहले अगर कही जाए तो 2008 से हम प्रारंभ मानेंगे और 1999 में 1999 में इसकी नींव रखी गई ऐसा हम समझेंगे। और G20 समिट जो है 2008 में जब हम पहली कह रहे हैं तो उस हिसाब से जो ये 2021 में हो रही है, अभी ये किस नंबर की होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 14th नंबर की। अगर पर ईयर हम काउंट करेंगे तो 14th नंबर की होगी, लेकिन 14th नहीं है, ये 16th है। और 16th होने के पीछे जो कारण है उसका कारण यह है कि 2009 और 2010 में यह समिट वर्ष में 2 बार हुई, 2009 में अप्रैल और सितंबर में और 2010 में जून और नवंबर में 2 बार हो रही है। तो इसीलिए यह 14वीं ना होकर 16वीं है। तो वार्षिक सम्मेलन तो है लेकिन 2009 और 10 में वर्ष में 2 बार इसकी समिट हुई। इस लिहाज से 2021 में जो ये 16th समिट हो रही है ये रोम इटली में हो रही है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसका नंबर 16th क्यों है। और यहाँ पर अभी देखिए 2008 से ये राष्ट्राध्यक्ष मिलना प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन अभी इसका कोई स्थायी कार्यालय, मुख्यालय या परमानेंट हेडक्वार्टर, परमानेंट हेडक्वार्टर, इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। तो जो भी राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है वही चीजों को देखेगा और इसके अलावा सदस्य देशों से जो प्रतिनिधि होंगे वो राष्ट्राध्यक्ष तो सबमिट करेंगे, समिट में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, लेकिन G20 की जो वर्ष भर जो G20 के उद्देश्य हैं, जो भी G20 में गोल्स रखे गए हैं, G20 में जो भी बातें की गई हैं, उनके साथ जो भी समन्वय स्थापित करने की बात होगी, जो भी हम बात करेंगे कि उन गोल्स को लेकर जो भी क्रियान्वयन की बात होगी, उन सब का जो कार्यभार देखने के लिए होता है। तो प्रत्येक देश के द्वारा एक अधिक ऑफिशियल होता है जिसको बोला जाता है शेरपा। एक टर्म ये आपको देखने को मिलेगा, शेरपा। तो शेरपा, और यह आर्थिक क्षेत्र का होगा या व्यवसायिक। तो यह भारत की जैसे हम बात करें तो भारत में कौन है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। भारत में शेरपा कौन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जो कि इस समय पीयूष गोयल जी हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वो यहां पर शेरपा है। शेरपा का अर्थ क्या है कि G20 सदस्य देशों में उस राष्ट्र का प्रतिनिधि करने वाला जो है, उस
जो G20 के जो गोल हैं, जो भी वहां की जो मुख्य विषय हैं, उनके साथ जो कोऑर्डिनेट करने वाला है वो ऑफिशियल कौन है, उसको कहते हैं हम शेरपा। और ये शायद संभवतः शेरपा तेंजिंग के नाम से प्रेरित है, क्योंकि आज भी माउंटेन रीजन्स में जो भी गाइड होते हैं उनको शेरपास की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ भी ये गाइड करने का काम करेंगे उस राष्ट्र को, इसीलिए संभवतः इन्हें शेरपा की उपाधि G20 समिट में दी जाती है। तो भारत में शेरपा भी, अब ये टर्म कभी कभी आपसे पूछा जाता है। अब आप अगर इन चीजों को समझ रहे होंगे शेरपा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2008 के पहले राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं मिल रहे थे, यही ऑफिशियल ही तो मिल रहे थे, जो कि आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र से थे, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड थे, यही तो यहाँ पर कर रहे थे। तो ये पहले से कर रहे थे। 2008 में राष्ट्र अध्यक्ष, हेड ऑफ कंट्री जो है वो मिलना प्रारंभ हुए। तो अब ये किस रोल में है, ये शेरपा के रोल में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जैसे भारत से हैं वो पीयूष गोयल जी, वो वहां शेरपा है। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम 16th जो G20 समिट है 2021 है, अब हम वहां जब समझेंगे तो हम आसानी से इन चीजों को समझ सकेंगे कि इस समय इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि जैसे हम ऑयल क्राइसिस की बात कर रहे थे G6 में, जैसे हम G8 में, हम G20 में हम न्यू दिल्ली के 1999 में एशियन क्राइसिस की बात कर रहे थे, 2008 में हम जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी हमें पैंडेमिक की वजह से बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर दिखाई दे रहा है। पूरा विश्व आज आर्थिक तौर पर लड़खड़ाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें आज इसकी प्रासंगिकता किस रूप में दिखाई दे रही है, इसे भी समझना आवश्यक है। और ये जब हम इसके बैकग्राउंड को समझ रहे होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितना महत्वपूर्ण है आज की स्थिति के लिए। और यही हमारे स्टडी करने का अप्रोच होना चाहिए। हम इस बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं, हम इस उद्देश्य को नहीं समझते हैं और फैक्ट्स को रटते हैं, तभी हमें समस्या आती है। तो आइए अब हम अभी आज की जो 16th G20 समिट है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। उसमें क्या कुछ मुख्य बातें कही गई, बैठक की थीम क्या है, या हम थीम कह दें या हम कह दें फोकस किन पे किया गया है, तो फोकस ऑन 3 पिलर्स। फोकस ऑन, ये थीम है ऐसा मत समझिए, फोकस ऑन 3 पिलर्स। और वो कौन से 3 पिलर है, उन्हीं को हम थीम के तौर पे समझेंगे। वो है क्या, आपका पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका अर्थ यह है कि लोग, पीपल लोग, प्लेनेट, प्लेनेट का अर्थ है ग्रह, कौन सा ग्रह, पृथ्वी, एवं समृद्धता या समृद्धि। तो हिंदी में आपको अगर समझना है तो लोग, पृथ्वी एवं समृद्धि, इसकी थीम यही है। फोकस इसी पर किया गया है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेंडेमिक का दौर है और पेंडेमिक के इस दौर में सर्वाधिक जोर जिन पर दिया जा रहा है वो लोग किस प्रकार से पर्यावरण का यूज करें, पर्यावरण के साथ उसके साथ क्या संबंध हो, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के संसाधन जो उनके साथ क्या संबंध हो, और समृद्धता को भी बनाए रखें। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें ऐसा नहीं कि विकास को रोक देना है, तो किस प्रकार, और लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है लोगों की, साथ में लोग भी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें कहा भी गया है, एक वर्ड आया था, टर्म सैलियंसी बायस। सैलियंसी बायस का अर्थ यह है कि जब कोई भी एक ऐसी घटना जो कि सभी लोगों का, संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले और हर एक घटना को उससे जोड़ के देखा जाने लगे। तो इस समय वैसे भी कुछ इसी प्रकार का विषय है हमारा पेंडेमिक कोविड-19, जिसने कि सभी चीजों को प्रभावित भी किया है और हर एक नीति को या हर एक व्यक्ति को, हर एक मीटिंग को वो अफेक्ट जरूर करती है। तो यहाँ भी सबसे प्रमुख विषय क्या रहा, कोविड-19 को लेकर बात होगी। तो यहाँ लोग, पृथ्वी एवं समृद्धि, ये
थीम भी इसी वजह से है, आप लोगों को दिखाई देगी। और रोम डिक्लेरेशन में आप देखेंगे भी, रोम डिक्लेरेशन, तो रोम डिक्लेरेशन, रोम घोषणा या रोम घोषणा पत्र, रोम घोषणा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रोम में बैठक हो रही G20 की, और यहाँ पर जो भी घोषणा पत्र जारी किया गया, जो भी घोषणाएं की गई, उसे रोम डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। अब ये आपके क्वेश्चन पेपर में सीधा सवाल आ सकता है, रोम डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? अब G20 से है, G7 से है, या ग्लासगो सम्मेलन से, किसी भी तरीके से पूछा सकता है। आपको अगर यह पता है कि रोम में बैठक हुई थी G20 की, जहां की रोम घोषणाएं की गई, रोम घोषणा, रोम डिक्लेरेशन किया गया, तो आप बिल्कुल आसानी से, अब इस फैक्ट को अलग से रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको G20 का उद्देश्य क्या है ये समझने की आवश्यकता है। और रोम डिक्लेरेशन में जो भी आपको बिंदु दिखाई देंगे वो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आप इसकी व्यापक समझ रख रहे हैं, इसके उद्देश्य को समझ रहे हैं। तो हम अब देखते हैं रोम डिक्लेरेशन में किन चीजों को कहा गया है। जब हम रोम डिक्लेरेशन की बात कर रहे होंगे तो वहां हमें दो मुख्य बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। कई बातें की गई, लेकिन जो फोकस में दिखाई दे रहा होगा वो दो ही जगह दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो मैंने आपको जैसा बताया, साइलेंसी बायस, कोविड-19 की तो बात होगी ही होगी, तो सबसे पहला जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो पैंडेमिक रिकवरी, पैंडेमिक रिकवरी। और दूसरा मुख्य विषय, अब दूसरा मुख्य जो बिंदु है उसे समझने के लिए आपको G20 का क्या उद्देश्य है, ये ग्रुप किस उद्देश्य से स्थापित किया गया ये आपको पता है, तो दूसरा उद्देश्य आप अपने आप समझ जाएंगे कि दूसरा यह होगा कि फाइनेंशियल कोऑपरेशन, या हम बात कर लें और मैंने आपको जैसा बताया कि पेंडेमिक की बात हो रही है, पेंडेमिक के साथ साथ इस समय क्लाइमेट चेंज पर भी खूब बात हो रही है, तो इसका एक मुख्य बिंदु क्लाइमेट चेंज दिखाई देगा। और इसकी थीम में भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और पेंडेमिक रिकवरी की हम जब बात कर रहे होंगे तो पेंडेमिक रिकवरी में किन चीजों की बात होगी? वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जाहिर सी बात है G20 सदस्य देशों में बात की जा रही है तो प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है। तो हमने बताया था संसाधनों के वितरण की बात की जाए, मानव स्वयं में एक संसाधन है, यदि मानव ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी को संभालना, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मानव ही यदि सक्षम नहीं है, मानव उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, इतनी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस भी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक की बात करेंगे, पॉलिटिकल जो भी अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं वो भी अफेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिसीज भी तो इकोनॉमिक कंडीशंस को हम देखते हैं बार बार अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई तो है। भले ही हम G20 को देखेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन यहाँ हम मुद्दे जो लेंगे वो राजनीतिक भी होंगे। वो हम बात कर लें तो क्लाइमेट चेंज की भी बात होगी, क्योंकि ये भी तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हम क्लाइमेट चेंज जब भी कहें तो इसका अर्थ इन्वायरमेंट का एक टॉपिक केवल हम पढ़ाएं यही समझ के नहीं, ये इकोनॉमिक इश्यू भी है, ये आर्थिक विषय भी है। क्यों? क्योंकि हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों के उपयोग के माध्यम से ही हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन उसी का परिणाम तो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण है, तो यहाँ पर इस पर भी बात होना स्वाभाविक है। तो हम कभी कभी क्लाइमेट चेंज को देखते हैं ऑप्शन में और उसको हटा देते हैं कि यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात क्यों होगी, क्योंकि G20 तो इकोनॉमिक है, लेकिन इकोनॉमिक जब हम समझ रख रहे होंगे व्यापक तो समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो पेंडेमिक में हम जब बात कर रहे हैं तो वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेशन, वैक्सीन जिन लोगों को लग चुका है उनके पास सर्टिफिकेट हो, ताकि लोग ट्रेवल टूरिज्म कर सकें। ट्रेवल नहीं होगा तब तक वस्तुओं का आदान प्रदान सुनिश्चित अच्छा नहीं हो पाएगा, लोगों का आवागमन नहीं होगा तो सेवाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस को इतनी जल्दी रिकवर नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ वैक्सीन
प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वैक्सीन सर्टिफिकेशन को भी शामिल किया गया, उस पर भी बात की गई। और फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बात की जाए तो देशों के बीच आपस में जो बात की गई कि जो ट्रेड है और जो भी ट्रेवलिंग है उसको सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात की गई जो ओईसीडी के द्वारा भी मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट, हिंदी में से बोलेंगे न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेशन कर दर या टैक्स रेट, जिसे ओईसीडी ने 15% का सुझाव दिया था, इसे मान्यता दी गई ताकि जो वैश्विक जो व्यापार है, ग्लोबल जो ट्रेड है, उसे नियंत्रित किया जा सके, उसे सुगम बनाया जा सके। और इसका संबंध किस चीज से है? मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट, इसका संबंध है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। और इनका जो ये टैक्स रेट है ये किन पर लगाया जाना है? एमएनईज पे, मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज पे। किसी एक देश में कोई कंपनी काम कर रही है उस पर नहीं, बल्कि जो एमएनईज हैं, मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज हैं, जो अनेक देशों में चल रहे हैं, उन पर ये मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट लगाने की बात की गई। इस पर G20 के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है और ये ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में इसका प्रस्ताव दिया था 15% का, मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट का नहीं, 15% का ये मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट जो है, इस पर काफी समय से चर्चा हो रही है। और ये इसके पहले 45%, 30% इस तरीके की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अभी ओईसीडी ने 15% का सुझाव दिया, जिसे G20 के सदस्यों ने स्वीकृत किया है। और अब यह हमें व्यवहार में आता हुआ भी दिखाई देगा, तब हम इस पर आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझना आवश्यक है। अगर हम यह समझ लेंगे तो यह हम समझ लेंगे कि यह टैक्स यहाँ पर क्यों चर्चा में किया जा रहा है। ओईसीडी पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट पर बात कर लेंगे। यह टैक्स कर की चोरी रोकने के लिए किया गया, क्योंकि एमएनईज का कार्य क्या है कि प्रोडक्शन कहीं है, दिखाया कहीं जा रहा है। और यह क्यों किया जा रहा है? यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी एक देश से दूसरे देश में टैक्स की छूट मिल रही है। तो अब जब ये मिनिमम टैक्स रेट होगा ही, मिनिमम टैक्स पड़ेगा ही, तो वह देश ऐसा नहीं करेगा, बल्कि एक जगह की कंपनी दूसरी जगह कंपनी में अपना प्रोडक्शन दिखाएगी तो वहां भी उसे टैक्स पड़ेगा। इस तरीके का है। लेकिन अभी इसके कार्यान्वयन को लेकर अभी जब ये अस्तित्व कार्य में आएगा तब हमें इस पे स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से कार्य करा है। लेकिन इसके कुछ कुछ उद्देश्य इस प्रकार के हैं। और अब हम ओईसीडी पे चलो बात कर लेते हैं कि ओईसीडी क्या है। तो ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें इस समय 38 देश हैं। इसकी स्थापना 38 देश हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तब इसमें 19 देश थे। आज देख सकते हैं आप 1961 में स्थापना के समय 19 देश थे, आज जस्ट डबल हो गए हैं। और अभी लेटेस्ट इसमें कोस्टरिका देश शामिल हुआ है, लेटेस्ट 2021 में। इसके पहले कोलंबिया शामिल हुआ था 2020 में। तो इस प्रकार से इसके सदस्य देशों की संख्या 38 इस समय है। तो ओईसीडी के विषय में यह है। और इसका उद्देश्य क्या है तो आप समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसके जो 38 सदस्य देश हैं उसमें ना तो भारत है और ना ही अफ्रीकी महाद्वीप से कोई देश है, इसलिए इसमें संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व ऐसा हमें ओईसीडी में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्थिक नीतियों को और प्रभावित करता है और वैश्विक आर्थिक नीतियों पर अपनी समय समय पर रिपोर्ट देता रहता है। तो ओईसीडी ये है। अब हमने बताया था आपको कि अभी क्लाइमेट चेंज पर बात करनी बाकी रह गई कि क्लाइमेट चेंज पर यहाँ
अभी क्लाइमेट चेंज पर बात करनी बाकी रह गई कि यहाँ क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या बातें की गई। तो क्लाइमेट चेंज पर हालांकि हम एक अलग से वीडियो लेने वाले हैं, ग्लासगो समिट पे भी वीडियो लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ G20 में जो बातें की गई उनमें खासकर हम इतना समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन पे बात की गई और नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हासिल करने की और जो हम बात कर रहे हैं कि 2020 ये 21वीं सदी है, इसके आखिरी तक या सदी के अंत तक जो हम इसे प्राप्त करने की बात कर रहे हैं उसकी ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमें सख्त कदम तुरंत हमें इनिशिएटिव्स की जरूरत है, नहीं तो हम जिस प्रकार से अभी कार्य चल रहे हैं देशों के द्वारा यही स्थिति रहेगी तो हम इस गोल को नहीं हासिल कर सकेंगे। ऐसा G20 की समिट में या रोम डिक्लेरेशन में बोला गया और वहां हम देखेंगे कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये क्या है ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को समझ लेते हैं और इसे समझना बहुत आसान है। तो इसे समझना है तो आप यह समझिए, मैंने जैसा आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि हम क्या करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं और गैसेज उत्पन्न करते हैं, प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। तो हम ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो प्रकृति में फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं और जब तक यह उत्सर्जन उस अवशोषण की क्षमता के बराबर होता है, उससे कम होता है, तब तक तो ठीक है, तब तक उस उत्सर्जन को अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जब यह उत्सर्जन उस सीमा से अधिक होगा तो उत्सर्जन अधिशेष हो जाएगा और इस उत्सर्जन अधिशेष की का प्रभाव क्या होगा कि हमारा प्रकृति का जो बैलेंस है नेट जीरो, इसका मतलब बैलेंस, जो बैलेंस है वो लड़खड़ा जाएगा, वो असंतुलित होगा और यही असंतुलन की स्थिति क्या है, जलवायु परिवर्तन है। यही असंतुलन की स्थिति क्या है, पर्यावरण है, प्रदूषण है, पर्यावरण में प्रदूषण है। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, तो इसीलिए जो जलवायु परिवर्तन को जो टैकल करने की बात की जा रही है वहां बार बार बात की जा रही है कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको पाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए जो इसकी पैरेंटल जो ग्रुप है G7 उसकी जो समिट हुई थी अभी जून में, वहां इसके लिए जो बेस जो टारगेट ईयर है वो 2050 मिड सेंचुरी 2025 को रखा गया वहां टारगेट ईयर में। ये कहा, ये G7 में, लेकिन G20 में ऐसा नहीं किया गया है। 2025 को टारगेट ईयर ना करके 2025 के लगभग या आसपास की बात की गई है और इसके लिए जो फ्रेज यूज किया गया है वो है बाय एंड अराउंड मिड सेंचुरी। और इसीलिए कई देश हैं G20 के, जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, इन्होंने 2060 को अपना टारगेट ईयर रखा है। इंडिया ने 2070 को अपना टारगेट ईयर रखा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन पे भी यहाँ बात की गई। हमने यहाँ जो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की बात है उसको शार्ट में समझा है। इस पर हम अलग से भी बात करने वाले हैं जब हम ग्लासगो समिट पे बात करेंगे, या हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड और भी इश्यूज पे बात करने वाले हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की बात करने वाले हैं, वहां हम इसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन यहां यह समझना है कि टारगेट ईयर क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसकी आवश्यकता मैंने आपको बताया ना कि आर्थिक विकास है। अब आर्थिक विकास की बात की जाए तो यहां पर अब इस चीज को हम समझेंगे कि कोल फायर्ड पावर जनरेशन यूनिट्स, अब ये क्या है, ये आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पावर जनरेशन, एनर्जी जनरेशन, तो पावर जनरेशन, एनर्जी जनरेशन जो है ये एनर्जी ऊर्जा बहुत ही आवश्यक संसाधन है किसी देश के विकास के लिए, लेकिन कोल फायर्ड है। अब उस ऊर्जा का उपयोग करना है, कोयले से उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए समस्या है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को देख के अगर हम कहेंगे कोल फायर्ड पावर जनरेशन रोक दीजिए तो फिर ये होगा कि उस देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो आर्थिक विकास के साथ इसका गहरा संबंध है। तो इसीलिए यहाँ पर G20 में इस विषय को भी संबोधित किया गया
और इसका जो डोमेस्टिकली है किसी देश के द्वारा जो अपने राष्ट्र में किया जा रहा है वो तो पब्लिक फंडिंग या पब्लिक फाइनेंसिंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया जो डोमेस्टिकली है। लेकिन जो कि अब्रॉड जो कि विदेशी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा उनको कोल फायर्ड पावर जनरेशन यूनिट्स में जो पब्लिक फाइनेंसिंग है वहां पर रोक लगाई गई है, उसको रोकने की बात की गई है। कहा गया है कि ऐसा न किया जाए। कोल फायर्ड पावर जनरेशन जो है ये क्यों किया जा रहा है, ये यही तो दिखा रहा है। हमने जो आपको बताया था कि वैश्विक समुदाय इस बात से चिंतित है कि ये जो कोयला एक गैर नवीनीकृत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसके यूज को कम किया जाए और यूज किसका बढ़ाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का यहाँ उपयोग बढ़ाया जाए। यही तो यहाँ भी हमें उद्देश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यह समझ नहीं रखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, हम यह समझ नहीं रखते हैं कि संसाधनों किन विषयों पर संसाधनों की उपयोगिता को लेकर किस प्रकार से वैश्विक समुदाय के सामने चर्चा चल रही है, तो हम इन्हें फैक्ट बाय फैक्ट याद करना चाहेंगे तो हमें समस्या ही पैदा होने वाली है। तो इसीलिए हमने आपको बताया है कि अप्रोच चेंज करने की जरूरत है इस किसी भी करंट अफेयर्स के इश्यू को पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए हमने G20 भी पढ़ लिया, G7 भी पढ़ लिया, G8 भी पढ़ लिया, G6 भी पढ़ लिया और OECD को भी देख लिया संक्षेप में, क्योंकि OECD में भारत सदस्य देश भी नहीं है और विश्व का एक पूरा का पूरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर शामिल नहीं है, वहां का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसलिए हम OECD को और भी नहीं ले और बकाया वहां के सदस्य देश पूछेगा भी। तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर, मुझे लगता है कि आपको ये फैक्ट अगर पता है कि अफ्रीका महाद्वीप से कोई देश नहीं तो कोई वहां का देश एक रखेगा। या हम OECD में सदस्य देशों की बात कर लें तो एशिया से ही प्रतिनिधित्व कम है, तो वो भी एक हमें बिंदु दिखाई देगा, भारत नहीं है। तो इस प्रकार के फैक्ट पूछेगा। लेकिन जो मेन विषय है जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि मिड सेंचुरी तक 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेज के नेट एमिशन को रोकने की बात की जा रही है, या हमने जो टारगेट रखा है SDG गोल सतत विकास लक्ष्य जो UN के द्वारा रखे गए हैं, जिनकी हम ग्लासगो समिट में भी बात करेंगे जब उस पर तब बात करने वाले हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार से वहां 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस की बात जो की गई है कि औद्योगिक जो हमारा काल है उसके पहले का जो टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़े हमें ऐसा कोशिश करना है। नहीं तो 2 डिग्री का तो लक्ष्य पाना ही पाना है। लेकिन परस्यूइंग जो गोल है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम ये चीज समझ पाएंगे कि वो क्यों यहाँ G20 में शामिल किया जा रहा है जबकि यहाँ इकोनॉमिक एक ग्रुप है। तो इस तरीके के जो भी आपके बिंदु हैं उनको समझने के लिए हमें एक सही अप्रोच की आवश्यकता है। उन्हें समझने के लिए हमें, मैंने कहा ना कि इंटर रिलेशंस की, इंटरलिंक की आवश्यकता है। जैसे आपने अगर संसाधनों पर आपको समझ नहीं है या हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो रिसोर्स टॉपिक पर उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको ये कोल फायर्ड पावर जनरेशन पे क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हम यहाँ पर नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस गैस एमिशन या कार्बन एमिशन की बात की जा रही है। तो ये किस प्रकार से संबंधित है इससे, ये आप समझने में सफल हो सके, ये आपको आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। और तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कि ये समझना आसान हो गया होगा कि इसे भी समझना है, करंट अफेयर्स को भी समझना है। तो इसे हम एक अलग से विषय न बनाएं, बल्कि सभी विषयों की जो समझ है उसको, पर्यावरण के प्रति समझ है, जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ एक किसी डेट पर न्यूज़पेपर में जो लिखा वो आपसे स्किप हो गया और आप सोचे कि मेरा तो पेपर में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो कहीं मैंने चर्चा ही नहीं की। इसमें तो सामान्य समझ हमें होनी चाहिए कि G20 आज के समय पे क्या है, ये देश आजकल मिलते हैं जब चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं ये क्यों मिल रहे हैं, इस क्राइसिस का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं और इन्हीं अंतर संबंधों को हमें समझना है।
मुझे लगता है आप लोगों को आज की क्लास से G20 और ये जो भी इसमें इश्यू रहे हैं इसको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जल्द ही आपको हम शेड्यूल से भी परिचित करा देंगे कि किस दिन कौन सा वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो पे बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।